हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हम जो डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स, उसमें फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम ऑलवेज जो है आपका कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम या जो भी एंगुलर मोमेंटम हो, अभी हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। मोमेंटम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू mv यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये था मोमेंटम का फॉर्मूला। अब क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व यानी कि दो बॉडी अगर कोलाइड कर रहा है, सपोज एक ये बॉल है, बॉल 1, और है ये बॉल 2, ये है बॉल 2। अब ये अगर मान लीजिए इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी u, और ये है इस तरफ आ रहा है, ठीक है, विद वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जा रहा है, ये u वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है। दोनों का मास मान के चलिए सेम है, m, अलग अलग भी हो सकता है। मान के चलिए ये m डैश है, m डैश और m, u एंड v आर द वेलोसिटीज। जब ये दोनों कोलाइड करेगा तो इनिशियल मोमेंटम का जो सम था, इनिशियल मोमेंटम क्या था दोनों का, mu प्लस m डैश v, ये जो है इक्वल टू होगा जो फाइनल मोमेंटम होगा। कोलाइड करने के बाद जो है ज्यादा मास वाला बॉल जो है वो आपका क्या करेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा स्मॉल बॉल वाले मास पे, स्मॉल मास वाले बॉल पे। तो उस तरह से हमारा कंजर्व होता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखते ऐसे हैं इसको, तो इसको लिखते हैं ऐसे m1u1 प्लस m2u2। एक ऑब्जेक्ट m1 मास का है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 मास का है। पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरे वाले का इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और कोलाइड करने के बाद भी क्या होगा, m1 v1 और प्लस जो मास 2 है वो अगर इस वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया, v1 से पहला वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और v2 से दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, तो सम ऑफ मोमेंटम, ये जो सम ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग जो है एक चीज और रह गया इसमें, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के बारे में देख लेते हैं। टॉर्क होता है आपका कोई भी एक ऐसा फोर्स जिसके कारण बॉडी रोटेट हो रहा है। ठीक है, टॉर्क होता है कोई ऐसा फोर्स जिसके कारण बॉडी रोटेट हो रहा है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपका फॉर्मूला होता है F इंटू डी, यानी कि ये बता रहा है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये टाउ जो है कितना है, टाउ जो है F इंटू डी है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। यानी कि अगर एक मान लीजिए यहां पर एक दरवाजा यहां लगा हुआ है, ठीक है, ये दरवाजा लगा हुआ है, डोर है ये है एक डोर। अब इस डोर में कोई बच्चा यहां पर फोर्स लगा रहा है, ये हिंज रहता है आपका, ये क्या रहता है, हिंज रहता है, ये हिंज रहता है डोर का। अब दरवाजा हम लोग खोलते कैसे हैं, यहां पे फोर्स लगाएंगे इधर से तो दरवाजा उधर जाएगा, या उधर से फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा बाहर की ओर खुलेगा। तो यहां पे ये पॉइंट पे अगर फोर्स लगा रहे हैं आप, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये d मान के चलिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई जो आप फोर्स लगा रहे हैं इधर, वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है डोर, तो ये देगा आपको टॉर्क। टॉर्क का ऐसा यूनिट हो जाता है आपका, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, Nm, ये हो जाएगा आपका, ये चीज होता है टॉर्क। अब आप लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ ह्यूज मास ऑफ 100 kg फॉर 0.1 सेकंड, द चेंज इन मोमेंटम इज, ये ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आने पे हमें सबसे पहले सोचना है चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड क्या कोई फॉर्मूला है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ फोर्स दिया हुआ और चेंज इन मोमेंटम, तो हम लोग दो चीज पढ़े हैं, एक तो इंपल्स पढ़े हैं, पहले आपके दिमाग में आएगा, एक इंपल्स हम लोग पढ़े हैं, इंपल्स जो कि आता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई और शॉर्ट टाइम पीरियड जिसके लिए अप्लाई हो रहा है फोर्स, और चेंज इन मोमेंटम इसका मैंने डेफिनेशन बताया है आपका, ये आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही डेफिनेशन है फोर्स का।
तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देखिए फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स कितना दिया 100 न्यूटन, 100 इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, यानी कि ऊपर लिखेंगे हम लोग जो चेंज हुआ है मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम, और उसके बाद रेट इसका निकालना, यानी कि डिवाइड करेंगे टाइम से, डिवाइड करेंगे टाइम से, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड के लिए हुआ है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू 100 इंटू जो टाइम है, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना निकल के आता है 10। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये डी, नहीं 10 किस में, या बी में, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये kg मीटर पर सेकेंड जो है मोमेंटम का आपका ऐसा यूनिट होता है, तो 10 kg मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ राइफल फायर्स अ बुलेट ऑफ 60 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ गन। ऑप्शन दिया हुआ है। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, जब हम गन से बुलेट शूट करते हैं ना, तो हमारा जो हाथ भी आप देखे होंगे कहीं कहीं आपका जहां फायरिंग जोन रहता है वहां पीछे की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि बुलेट का इतना ज्यादा स्पीड होता है कि जब वो निकलता है तो पीछे की ओर उसे धक्का देता है, गन को, गन भी पीछे साइड झटका मिलता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जब हम लोग अपने आर्म में इस तरह से दबा के जो फायरिंग करते हैं तो आपका आर्म पीछे की ओर जाता है। तो वो क्या होता है, उसमें आपको निकालना है कि गन का मास कितना है, आपको बुलेट का मास और वेलोसिटी दिया हुआ और गन का रिकॉइल वेलोसिटी। गन तो थोड़ा ही स्पीड से जाएगा, थोड़ा स्पीड से रिकॉइल करेगा, उतना ज्यादा नहीं, इसलिए 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन जब भी आए, रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन, रिकॉइल वेलोसिटी क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस चीज को अप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बुलेट का और गन का दोनों का एज ए होल टोटल जो इनिशियल मोमेंटम था और दोनों का मिला के जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों सेम होगा। मैंने बताया था m1u1 करके फॉर्मूला भी लिखा है, तो मैंने m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, यानी कि m1 और m2 दो मास है जिसका इनिशियल मोमेंटम दोनों का मिला के और सम ऑफ फाइनल मोमेंटम इक्वल होता है। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली जो है गन आपका रेस्ट में था, आपका बंदूक में रखा हुआ था गन, तो गन भी नहीं मूव हो रहा था, उसका भी वेलोसिटी जीरो था और आपका बुलेट का भी वेलोसिटी जीरो था। तो अगर दोनों का वेलोसिटी जीरो था यानी u1 जीरो था और अगर u2 भी जीरो था तो ये पूरा इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया। इक्वल टू डालेंगे m1 मान लीजिए हम लोग बुलेट को लेते हैं, तो बुलेट जो है 60 ग्राम का है, 60 ग्राम को हमें लिखना होगा आपको इस तरह से केजी में, 60 ग्राम यानी केजी में आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई v1। उसका जो वेलोसिटी है, पहले तो रेस्ट में था, जब चलना शुरू किया तो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 हमें नहीं पता है, गन का मास नहीं पता है, m2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई, अब v ये 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां ध्यान ये देना है कि जब आप गोली चलाए तो गोली किधर गया, 50 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर गया, और बुलेट ये जो गन है बंदूक किधर भागा, वो पीछे की ओर भागा, तो वो आगे को अगर आप 50 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, जो जिस डायरेक्शन में आपका बुलेट जा रहा है, इफ यू आर टेकिंग दैट डायरेक्शन एज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन इन विच द गन इज रिकॉइलिंग दैट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, यानी कि -2 लिखना पड़ेगा। साइन का हमेशा ध्यान रखना है वेलोसिटी वाले केस में। अब देखिए ये -2m2 हुआ, इधर आ जाएगा 2m2 हुआ इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना बन जाएगा 50 और ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा 3। अब उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू एम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू 3/2 जो कि 1.5 आएगा, 1.5 kg m2, यानी कि द मास ऑफ द गन इज 1.5 kg। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग two forces 25 Newton and 16 Newton act on a body of mass 1 kg. The minimum acceleration will be. तो ये क्वेश्चन देखते ही you should remember a formula that is F is equal to ma. F is equal to ma. Now forces have been given, not force. Forces have been given and we have to find acceleration. Mass is also given. Mass कितना दिया हुआ है? Mass is equal to 1 kg. It has been given. Acceleration we have to find.
and force. अब फोर्स, व्हेन फोर्स विल बी मिनिमम इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी. अगर एक बॉडी है उसके ऊपर टू फोर्सेस आर एक्टिंग, टू फोर्सेस आर एक्टिंग, अगर दो फोर्स एक्ट हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी इसके ऊपर दो अलग अलग फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो फोर्स मिनिमम कब होगा, सबसे कम मिनिमम वैल्यू फोर्स का कब होगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा. फोर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस हो जाता है ना. ये जैसे 25 न्यूटन इन द राइट डायरेक्शन और 16 न्यूटन इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तभी मिनिमम फोर्स होगा. फोर्सेस विल बी मिनिमम when two forces are applied on a body, then the value will be minimum, then the resultant force will be minimum if the two forces are acting in the opposite direction. यानी कि when two forces act in opposite direction, the resultant force will be minimum. ये वेक्टर से भी आप कर सकते हैं. वेक्टर में आपका ये जो एंगल बन रहा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है, बट नो नीड टू डू दैट मच बिकॉज इट इज सिंपल, यू कैन रिमेंबर एज इट इज. अब देखिए, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इफ 25 न्यूटन एंड 16 न्यूटन आर acting in opposite direction. So 25 minus 16 which is equal to 9 न्यूटन. 9 न्यूटन यह क्या है आपका रिजल्टेंट फोर्स, मिनिमम फोर्स. अब मिनिमम फोर्स जब आपको पता है, फोर्स यहाँ पे 9 न्यूटन आ रहा है और आपका मास 1 kg है. इफ फोर्स इज मिनिमम देन एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास विच इज इक्वल टू 9 अपॉन mass 1 kg. So 9 meter per second is the correct answer. 9 meter per second square. Okay, next question. Now the question is saying a body of 100 kg moves on a smooth surface with a constant velocity of 10 meter per second. Find the net force on the body. मतलब आपका क्या हो रहा है, the surface is smooth surface means it is frictionless surface है, and the constant velocity of 10 meter per second. If the velocity is constant means acceleration is equal to 0. Acceleration of the body is 0. Now whatever the force may be, here force is equal to net force we have to find. If acceleration is 0 and then mass is equal to 100 kg, mass has been given 100 kg, acceleration is 0 due to constant velocity. So net force will be equal to 100 into 0, that is equal to 0. So 0 is the correct answer. Let us move to the next question. Now the next question says, these are conceptual questions. An object of mass m is projected vertically upwards, then the rate of change of momentum of the object is what? You have to remember the definition, that is rate of change of momentum is the force acting on the body. Rate of change of momentum means force. Now what is the force? अगर किसी object को, if we throw any object vertically upwards, the only force acting on that body is the force due to gravity. Force due to gravity. F, gravity I am writing, that is equal to mass multiplied by g. Acceleration due to gravity, mg. Mass multiplied by, this is what? Acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity multiplied by mass. Mass into acceleration gives force, and force is only due to gravity only. So mg is the correct answer. An object of mass m. Rate of change of momentum, remember it is equal to force. Moving over to the next question. Now this question says a man of 70 kg jumps downward freely under gravity. The force acting on man just before reaching the ground is what? So if the man is reaching either he is just before the ground either, or in the midway also, whenever a body is under free fall, it experiences zero force. Means it experiences, the force is there but the man will not experience the force acting on the man. Okay, let me write here, experiences, the force acting, the force experienced by man just before. So the force experienced by him will be zero. Why the force experienced? Force is acting, force due to gravity, because he is falling under free gravity. But then also because no surface is there that will provide normal force to the man, so that's why the force experienced by that man is zero, always zero. A body under free fall experiences no force. Here we are neglecting the air resistance. Okay friends, that's all about this video, and then we will meet in next video with new topic. Thank you for watching Tulsi Classes. Please subscribe the channel and like the videos if you really like it. Thank you.